नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आयस में। सिद्धू आयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में आज हम जो एनसीईआरटी 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उसके तीसरे चैप्टर को यहाँ पे हम डील करने जा रहे हैं। देखिए, जो एनसीईआरटी 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है, जो उसका तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है वो किस प्रकार से बदलती है, उसमें उसका जो सरफेस है उस पे किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, इन सारी चीजों की बात आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। देखिए, तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे आज के पहले की कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा पहला की कंसेप्ट है वो है लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट क्यों कहा गया है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ हमारी अर्थ की है तो वो किसका पार्ट है, वो लिथोस्फीयर का है, और जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द आवर अर्थ इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, और उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो क्रस्ट है वो इट इज नॉट इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज नॉट इन अ कंटिन्यूअस वे एज वी सी। तो जो क्रस्ट के निचले वाले भाग में अगर कहीं पे देखें तो यहाँ पे इस प्रकार के वहां पे हमें ब्रेक्स मिलते हैं, और जो क्रस्ट वाला एरिया है, क्रस्ट वाले एरिया के नीचे कौन सा लेयर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला जो लेयर है वो क्या है, उसे हम मैंटल कहते हैं। अब मैंटल हम सभी जानते हैं कि जो मैंटल वाला एरिया है वहां पे हमें मोल्टेन मटेरियल मतलब मैग्मा यहां पे पाया जाता है। अब क्या होता है, ये जो मैग्मा है, ये हर वक्त और इन कंटिन्यूअस वे ये क्या करता है, मूव करता है, मूवमेंट करता है। उसके कारण क्या होता है, जो मैग्मा या मैंटल के ऊपर की जो ऊपर की परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। और उसके कारण क्या हुआ है, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ये क्या हुई है, ये डिफरेंट पार्ट में इसे हम ब्रेक होते हुए देखते हैं। इस प्रकार से ये जो लेयर है हम इसे ब्रेक होते हुए देखते हैं। जैसे कि पहले एक बात आपने सुनी होगी, एक पैंजिया नाम का कॉन्टिनेंट था जिसे कि सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। क्या था, पैंजिया जिसे कि सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, कॉन्टिनेंट। अब इसे सुपर कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता था, इसे सुपर कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता था कि आज के दिनों में जो हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, जिसमें एशिया आता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कॉन्टिनेंट हम देखते हैं दे ऑल आर वन। जो आज के जमाने में जो 7 के 7 महाद्वीप हम देखते हैं वो किसी जमाने में एक ही महाद्वीप हुआ करते थे जिसे कहा जाता था पैंजिया। तो ये जो पैंजिया हुआ, ये जो लैंड हुआ वो ब्रेक हुआ। अब ये ब्रेक क्यों हुआ, जैसे यहां पे हमने बात की, जो हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर वाला भाग है या क्रस्ट का भाग है, उसके नीचे वाला जो एरिया है वहां पे मोल्टेन मटेरियल मतलब मैग्मा पाया जाता है। और मैग्मा जो है एक मूविंग मटेरियल है। अब यहां से मूवमेंट होती है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ब्रेक करने का काम किसने किया, इस मैग्मा ने किया। और आज के दिनों में भी हमारे जो कॉन्टिनेंट है, जो हमारा एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या हो रहे हैं, इनकी मूवमेंट आज के दिनों में भी जारी है। पहले जो हमारा एशिया था, जिसका इंडिया एक पार्ट है, वो किसका पार्ट था, वो पैंजिया, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसका पार्ट था। तो यहां पे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिथोस्फीयर प्लेट किसे कहते हैं, जो हमारे अर्थ का सरफेस वाला एरिया है, उस एरिया को अगर हम ब्रेक करें और एक डिफरेंट टाइप के लैंड
लैंड के प्लेट अगर हम बनाए तो उन सारे प्लेट्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, उन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहेंगे। या सरफेस पे जो प्लेट्स होते हैं उन्हें हम जो सरफेस पे प्लेट होते हैं तो उन्हें हम क्रिस्टल प्लेट भी उन्हें हम कह सकते हैं। तो देखिए जो ये यहाँ पे हमने बात की, जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट यहाँ पे बने उसका रीजन क्या है, जो इनसाइड ऑफ द अर्थ जो भी फोर्सेस है उन फोर्सेस के कारण यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है दे आर लार्ज इन साइज एज वेल एज अ स्मॉल इन साइज, मतलब दे आर वेरी लार्ज एज वेल एज स्मॉल इन साइज। दो लिथोस्फेरिक प्लेट का एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, लिथोस्फेरिक प्लेट का एक पर्टिकुलर साइज नहीं है, वहां पे हमें छोटे प्लेट से लेकर बड़े से बड़े प्लेट तक हमें वहां पे लिथोस्फेरिक प्लेट देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड की हम बात करेंगे। ये तो हमने यहाँ पे समझा कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लेट्स बने हुए हैं हमारे अर्थ पे, उसका एक मेन रीजन था इंडोजेनिक फोर्सेस। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, इंडोजेनिक, इंडो का मतलब यहां पे होता है इनसाइड और जेनिक का यहां पे मतलब होता है ओरिजिन। मतलब अर्थ के इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो भी फोर्सेस हम देखते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम इंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर एरिया में। और जो दूसरा यहां पे जो वर्ड आता है वो है एक्सोजेनिक। एक्सो का मतलब आउटसाइड ऑफ द अर्थ, आउटसाइड ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस पे। और जेनिक का मतलब यहां पे सेम है, ओरिजिन। मतलब जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। और अर्थ के इंटीरियर एरिया में जो भी फोर्सेस कार्य करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहेंगे या इंडोजेनिक बल उसे हम कहेंगे। अब देखिए जो इंडोजेनिक बल होते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। इंडोजेनिक फोर्स वो क्या करते हैं, जो अर्थ का सरफेस है उसे इरेगुलर करने का काम करते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस वो कौन सा काम करते हैं, जो अर्थ का जो एरिया है, जो अर्थ का जो सरफेस वाला एरिया है उसे इरेगुलर बनाने का काम करते हैं। वो कैसे, देखिए जो आज के जमाने में हम अर्थ के सरफेस पे माउंटेन देखते हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। इन टुडेज डे वी आर सीइंग द प्लेटो ऑन आवर अर्थ सरफेस, दे आर पार्ट ऑफ द एंडोजेनिक फोर्स। We are see valleys in earth surface, they are also result of the endogenic force। तो वहां पे एक्सोजेनिक फोर्स किसका काम करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स जो ये इरेगुलर सरफेस बनाया गया है इंडोजेनिक फोर्स के द्वारा, उसे रेगुलर बनाने का काम क्या करते हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस करते हैं। या रेगुलर या जिसे फ्लैट करने का काम, समतल करने का काम एक्सोजेनिक फोर्सेस करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या आता है, विंड आता है, वाटर आता है और एयर एटसेट्रा। इस प्रकार के जो फोर्सेस यहाँ हमें जो अर्थ के सरफेस पे दिखाई देते हैं तो उसे कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। और जो एक्सोजेनिक फोर्स और जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं उसकी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाऊंगा और उससे आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन सी फोर्सेस
इंडोजेनिक फोर्सेस है और कौन सी फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आती है। तो मेन हेडलाइन अर्थ मूवमेंट। अब अर्थ मूवमेंट किस प्रकार से करता है, जो हमने पहले ही बात की कि जो हमारा अर्थ है इट इज अ डायनेमिक प्लैनेट, ये गतिशील प्लैनेट है, ये गतिशील ग्रह है। तो वो किस कारण इस बात को हम समझते हैं। देखिए यहां पे पहला फोर्स आता है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरे नंबर पर यहां पे हम लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो अब ये इंडोजेनिक फोर्स है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला वाला पार्ट होगा उसे कहेंगे हम सडन फोर्स और जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम डायस्ट्रोफिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स को अगर हम डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट बनेंगे। दो पार्ट कौन से है, एक है सडन फोर्स, दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स। अब सडन फोर्स में कौन सी चीजें आती है, उसमें एक चीज आती है अर्थक्विक, दूसरे नंबर पे आएगा वोल्केनो, तीसरे नंबर पे आएगा लैंडस्लाइड्स और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में कौन सी चीज आएगी, इसमें आएगा माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। तो ये तो हमने बात की इंडोजेनिक फोर्सेस और ये हमने बात की इंडोजेनिक फोर्सेस की। अब हम ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है इसको जरा देख लेते हैं। देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें आती है, एक आता है इरोजन और दूसरा आता है डिपोजिशन, अपरदन और निक्षेपण। डिपोजिशन, अब इरोजन और डिपोजिशन को कैरी करने का काम कौन से एजेंट्स करते हैं, पहले ही हम बात कर चुके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है रिवर, उसके बाद आता है आइस, फिर आएगा विंड और आखिर में सी वेव्स और आखिर में आएगा ग्लेशियर्स। अब इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। अर्थ की मूवमेंट, उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट बनेंगे, एक होगा इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा होगा एक्सोजेनिक फोर्स। अब इंडोजेनिक फोर्स की अगर हम बात करें तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसका एक पार्ट है सडन फोर्स और दूसरा पार्ट है डायस्ट्रोफिक फोर्स। अब सडन फोर्स को अगर हम देखें तो सडन फोर्स क्या है, एक है अर्थक्वेक, दूसरा है वोल्केनो और तीसरा है लैंडस्लाइड। इसे सडन फोर्स इसलिए कहा जाता है जब कभी हमारे अर्थ के सरफेस पे हम वोल्केनो देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं या लैंड की स्लाइड होते हुए देखते हैं, तो क्या होता है, एकदम से जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसमें कई प्रकार के चेंजेस आने हमें दिखाई देते हैं। अगर हम वोल्केनो देखते हैं तो एकदम से हमारा जो सरफेस एरिया है वहां पे हमें माउंटेन देखने को मिलेंगे। अगर अर्थक्वेक आता है एकदम से हमें कोई एक एरिया जो हमारे अर्थ सरफेस का है वो धंसता हुआ हमें दिखाई देगा या वो स्लाइड डाउन होता हुआ हमें दिखाई देगा, वहां पे डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई देगा या वहां पे कोई एरिया राइज होता हुआ उभरता हुआ हमें दिखाई देगा। वही लैंडस्लाइड्स क्या होता है, माउंटेन एरिया में बहुत सारे पैमाने पर एक बड़ी सी मोटी सी जो अर्थ की परत है वो क्या होती है, एकदम से पूरी तरह से स्लाइड करती है, नीचे की तरफ स्लाइड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ये जो सारी चीजें हैं
चीजें है वो कैसे घटित होती है, ये वो एकदम से घटित होती है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, सडन फोर्स। और दूसरी है डायस्ट्रॉफिक फोर्स, मतलब माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। अब माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कैसे होती है, देखिए जो हमारा हिमालय है, जो आज के दिनों में जो हम हिमालय देखते हैं, हिमालय की जो हाइट है आज के दिनों में भी वो बढ़ रही है। मतलब जो हिमालय की हाइट जो आज के दिनों में भी बढ़ रही है, उसे हम एक्चुअल वे में आज देख नहीं सकते, लेकिन इन अ रियल वे इट इज अ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो उसकी जो इंक्रीजिंग उसकी जो वो जो हिमालय इंक्रीज हो रहा है वो वेरी कर सकता है, वो एक साल में 2 इंच 3 इंच इस तरह से उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। इस कारण उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते या इस कारण हम उसे देख नहीं सकते। तो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होती है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होते हैं, जो फोर्सेस जो लैंडफॉर्म है वहां पे तो एक्ट करती है, लेकिन वो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, वो हमें दिखाई नहीं देती, बट दे आर इन एक्चुअल वे दे आर प्रेजेंट देयर। तो यहां पे हमने बात की इंडोजेनिक फोर्स की, अब बात हम करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की। एक्सोजेनिक फोर्स में 2 महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं, एक है इरोजन और दूसरा है डिपोजिशन। जो एक्सोजेनिक फोर्स हम कहां पे एक्ट करता है, जो अर्थ का सरफेस का एरिया है वहां पे वो एक्ट करने का काम करता है। जो अर्थ का इरेगुलर पार्ट बना हुआ है उसको रेगुलर करने का, उसको फ्लैट करने का काम कौन सी फोर्स करती है, तो वो है एक्सोजेनिक फोर्स। और एक्सोजेनिक फोर्स के 2 महत्वपूर्ण घटक कौन से है, वो है इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन मतलब जो रॉक होता है उसको ब्रेक करने का काम कहां से होता है, इरोजन होता है। और जो डिप्रेस एरिया है वहां पे डिपोजिशन का काम, जो डेब्रिज होती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको डिपॉजिट करने का काम या उनको स्थिर करने का काम डिपोजिशन इस प्रोसेस के अंतर्गत होता है। और इरोजन और डिपोजिशन इन 2 प्रोसेस को किनके द्वारा कैरी किया जाता है, तो एक है रिवर, आइस, विंड, सी वेव एंड आखिर में ग्लेशियर। तो इस प्रकार से जो हमारा अर्थ है उस पे जो हमें मूवमेंट देखते हैं, चेंजिंग ऑफ अवर अर्थ, तो वो किन कारणों से, 2 कारण है उसके, इंडोजेनिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। और ये सारी बातें हमने इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में की। अब आगे हम यहां पे बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की। जो एक्सोजेनिक फोर्स है, सॉरी इंडोजेनिक फोर्स की हम यहां पे बात करने वाले हैं। यहां पे हमने बात की कि इंडोजेनिक फोर्स में 2 फोर्स है, एक सडन फोर्स और एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स। यहां पे हम सडन फोर्स की बात करेंगे। तो मेन पॉइंट इंडोजेनिक फोर्स, उसका सब पॉइंट कौन सा होगा, उसका सब पॉइंट होगा सडन फोर्स, और उसके अंदर आएगा होल कैनो जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। अब यहां पे हम वोल्केनो का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके बाद आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगी कि वोल्केनो किस प्रकार से हमारे अर्थ का जो सरफेस है वहां पे चेंजेस लाता है। देखिए यहां पे हम पहले ही बात करते हैं, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ जो हमारी अर्थ की है वो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद आने वाली जो लेयर है उसे हम कहेंगे मैंटल। तो ये जो मैंटल है यहां पे हमें मोल्टेन मटेरियल दिखाई देता है, मतलब यहां पे हमें क्या मिलता है, यहां पे हमें मैग्मा मिलता है। मैग्मा इट इज हॉट, सो इट इज हॉट एज वेल एज हियर इज हाई प्रेशर। तो क्या होगा, जो वीक एरिया ऑफ द क्रस्ट होगा, जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा लिथोस्फीयर का एरिया है, वहां पे जो वीक एरिया होगा, जो क्रैक्स होंगे, वहां से ये जो मैग्मा है वो बाहर आने की इस प्रकार से कोशिश करेगा। मान लीजिए इस प्रकार से यहां से मैग्मा अर्थ के मेंटल वाला जो एरिया है वहां से बाहर सरफेस की तरफ आता हुआ हमें दिखाई देता है। अब ये मैग्मा इस प्रकार से अर्थ के सरफेस पे आएगा और यहां पे ये इस प्रकार से स्प्रेड होना चालू
होगा। यहाँ पे इस प्रकार से ये जो स्प्रेड होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये जो नली टाइप की जो लाइन आपको दिख रही है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वेंट, इसे कहते हैं वेंट। ओके, अब यहां पे जो मैग्मा का जो पूरा एरिया है जहां से ये मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर मतलब जो अर्थ के सरफेस पे जो भी मैग्मा आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, वो मैग्मा चैम्बर से आ रहा है। जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लावा कहते हैं, उसे मैग्मा नहीं कहते। लावा जब अंडर द अर्थ सरफेस होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। यहां तक हमने बात की वेंट की, जो ये नली टाइप एरिया है जहां से मैग्मा सर के अर्थ के सरफेस पे आता है, और जो अर्थ पे सरफेस पे आया हुआ मैग्मा उसे लावा कहते हैं। अब देखिए उसी समय जो ये इवेंट होगी यहां से कुछ गैसेस निकलेगी, गैसेस और एशेस, एश एंड प्लस गैसेस। तो वो किस एरिया में दिखेगी, इस एरिया में, और सराउंडिंग एरिया में एशेस जिसे हम राख कह सकते हैं और गैसेस वो क्या होंगे, सराउंडिंग एरिया में वो स्प्रेड होती हुई हमें दिखाई देगी। और यहाँ पे एक प्रकार का भूरूप हमें बनता हुआ दिखाई देता है जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रैटर। क्रैटर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये पूरा एरिया जो ये पूरा लावा ठंडा हो जाता है, यहाँ पे एक लेक बनता है, यहाँ पे एक झील बनती हुई हमें दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रैटर लेक कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने किसकी बात की, इस प्रकार पे यहाँ पे हमने वोल्केनो की बात की। अब ये जो वोल्केनो का वाला स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट एरिया था, जैसे ही यहाँ से मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया तो यहाँ पे एक माउंटेन टाइप शेप में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक माउंटेन टाइप शेप में टोपोग्राफी बनती हुई हमें दिखाई देती है। और इस प्रकार से जो सडन चेंज हमारे अर्थ के सरफेस पे आता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अब ये जो मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पे किसकी वजह से आया हुआ है, इट इज बाय एक्सोजेनिक फोर्स, नो इट इज बाय द इंडोजेनिक। इंडो मतलब जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वहां से जो फोर्स एक्ट करती है तो उसे कहा जाता है इंडोजेनिक फोर्स, और जो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स एक्ट करती है उसे कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। अब यहां पे हमने बात की वोल्केनो की, अब यहां पे हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। सॉरी, थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं। दूसरे नंबर पर अब यहां पे हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक्स। अब देखिए अर्थक्वेक क्या होता है। आपने अपना मोबाइल कभी वाइब्रेशन मोड पे रखा होगा, जैसे ही आगे से कोई कॉल आता है तो आपका जो मोबाइल है, मोबाइल फोन है, वो पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है। तो वो क्या, उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए किसी कारण जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसके कारण जो अर्थ का पूरा सरफेस है वो एक प्रकार से वाइब्रेट करने लगता है, शेकिंग करने लगता है या हिलने लगता है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, तो उसी चीज को तो हम कहेंगे अर्थक्वेक। देखिए ये अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये काफी सिंपल कंसेप्ट है। अगर इसे हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जितना हम डीप में जाएंगे और जितना इसे हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा और उतना ही हमारे समझ के लिए ये डिफिकल्ट होता जाएगा। तो काफी सिंपल वे में इसे हम समझेंगे तो अर्थक्वेक हम किसे कहेंगे, शेकिंग ऑफ द अर्थ या वाइब्रेशन ऑफ अर्थ।
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। अब जब हम यहाँ पे अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो अर्थक्वेक पे हमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाई देते हैं। मान लीजिए यह हमारे अर्थ का सरफेस है और यहां से अर्थक्वेक क्या हुआ है, उसका ओरिजिन हुआ है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहेंगे। जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। तो फोकस हम किसे कहेंगे, फोकस, सॉरी, ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। तब अब हम सभी जानते हैं, अब यहां पे दूसरी एक आकृति हम बनाते हैं। मान लीजिए यहां पे हमारा फोकस का एरिया है, तो सबसे पहले यहां से जो भी अर्थक्वेक की वेव्स निकलेगी, वो जो अर्थक्वेक की लहरें निकलेगी, वो सबसे पहले कहां पर पहुंचेगी, ये जो सबसे नजदीक एरिया है वहां पे ये अर्थक्वेक की लहरें हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। उसी समय यहां से इस दूरी तक और यहां से इस दूरी तक, ये जो दूरी है एज कंपेयर टू यहां के डिस्टेंस से काफी ज्यादा है। तो यहां पे सबसे पहले जब अर्थ की जो लहरें है जो फोकस से निकल के अर्थ के सरफेस से टकराती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो उस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, एपी सेंटर। देखिए फोकस और एपिसेंटर में डिफरेंस है। फोकस वो एरिया होता है जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, उसे हम फोकस कहते हैं। और एपिसेंटर कहां कहते हैं, जैसे उस एरिया को कहते हैं, अर्थ के सरफेस के उस एरिया को कहते हैं जहां से सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव आके टकराई हो, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर। तो यहां पे क्या कहेंगे, फर्स्ट अफेक्टेड पॉइंट, पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वेव्स। तो इस प्रकार पे यहां पे अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, फोकस, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक, एपिसेंटर, द फर्स्ट अफेक्टेड पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक की वेव्स। तो इस प्रकार से हमने यहां पे अर्थक्वेक के फोकस और एपिसेंटर के बारे में यहां पे हमने बात की। अब यहां पे हम बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स होती है जो हमें अर्थक्वेक में बनती हुई दिखाई देती है। देखिए जैसे ही किसी पानी में आप एक पत्थर मार दोगे तो वहां पे एक प्रकार से वेव जनरेट होती हुई आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार से जब हमारे अर्थ पर अर्थक्वेक का निर्माण होता है, तब उसी प्रकार पे अर्थ पे उसी प्रकार की वेव हमें बनती हुई दिखाई देती है। और वो जो वेव्स है वो 3 प्रकार की वेव्स होती है। तो सबसे पहले वाली जो वेव है उसे पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, या उसे लॉन्गिट्यूनल वेव्स कहा जाता है। जो सबसे पहले बनने वाली वेव जिसे प्राइमरी वेव या लॉन्गिट्यूनल वेव कहा जाता है। जो दूसरे नंबर पे जो वेव्स आती है उसे सेकेंडरी वेव्स या उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। और आखिरी तीसरे नंबर पे बनने वाली जो वेव है उसे कहेंगे हम यल वेव्स, या उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सरफेस वेव कहेंगे, सरफेस वेव। तो ये 3 प्रकार की वेव्स होती है, इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। इनकी यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, वैसे ही हमारा जो वीडियो है काफी लंबा खींचता जा रहा है। तो जब हम स्पेशली अर्थक्वेक की इन डिटेल में समझेंगे, जैसे कि हम आगे आने वाले लेक्चर में उसको देखने वाले हैं, तब ये जो
प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है और यल वेव्स है, इनको इन डिटेल में और इनके पूरे के पूरे फीचर को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि जो अर्थक्वेक से निकलने वाली जो वेव होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी वेव, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव एस टाइप, जिसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और तीसरी यल टाइप की वेव होती है, जिसे सरफेस वेव के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो यहां पे हमने किसकी बात की? यहां पे हमने डिफरेंट टाइप की जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है इनकी हमने बात की। तो यहां पे हम बात करेंगे जो अर्थक्वेक का जो मापन है वो किस प्रकार से होते हैं और उसका आधार क्या है। आपने सिस्मोग्राफ के बारे में सुना होगा। सॉरी, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? सिस्मोग्राफ वो मशीन होती है जो अर्थक्वेक को मेजर करने का काम करती है या अर्थक्वेक को समझने का काम करती है। आपने टाइपराइटर टाइप की एक मशीन देखी होगी मूवीज में, या कहीं पे एक मशीन होती है, वहां पे एक पतली सी पिन होती है। वो क्या करती है, इस प्रकार से वहां पे वो एक पेपर पे ड्रॉ करती है। तो ये जो लंबाई है, इस लंबाई के आधार पर हम जानते हैं कि अर्थक्वेक हमारे यहाँ जनरेट हुआ है या नहीं। इसको समझने का काम किससे करते हैं? इसके हम उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। उसे हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक मेजरिंग मशीन। इसे हम अर्थक्वेक मेजरिंग मशीन कहेंगे। अब दूसरा एक कंसेप्ट यहां पे आता है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल क्या होता है? सिस्मोग्राफ क्या करता है? अर्थक्वेक को मेजर करने की एक मशीन है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब रिक्टर स्केल क्या होता है? जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजरमेंट, जो अर्थक्वेक की जो तीव्रता है, वो तीव्रता कितनी है उसको समझने का काम किससे होता है? रिक्टर स्केल से होता है। अब हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी हम न्यूज में देखते हैं कि 9.2 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया, तो ये 9.2 क्या है? ये 9 उस जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, उसकी तीव्रता को दर्शाता है 9.2। लगभग जो 5 रिक्टर स्केल के आसपास के जो भी अर्थक्वेक होते हैं, दे आर सम मॉडरेट टाइप के होते हैं। और 5 के नीचे बिलो 4, 3 ये क्या होते हैं? इतने डेंजरस नहीं होते या उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही 5 के ऊपर हम जाते हैं, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से जैसे जैसे ये रिक्टर स्केल बढ़ता जाएगा, जो हमारा अर्थक्वेक है उसका जो डेंजरसनेस है वो भी बढ़ता जाएगा। जो उसका जो उसका जो विध्वंसक रूप है, उसका जो विध्वंसक रूप है उसे हम देख सकते हैं जैसे ही वो रिक्टर स्केल 5 से ऊपर जाना शुरू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देखा। सिस्मोग्राफ क्या होता है? जो अर्थक्वेक को मेजर करने वाली एक मशीन होती है, उसको क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और जो अर्थ की तीव्रता को मेजर करने का
जो साधन है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे रिक्टर स्केल कहेंगे। यहां तक हमने किसकी बात की, यहां तक हमने बात की एंडोजेनिक फोर्सेस की। अब यहां से हम बात करने जा रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। एक्सोजेनिक फोर्सेस उसकी हम यहां पे बात करते हैं। देखिए पहले ही हम बात कर चुके हैं डेनुडेशन के बारे में, जस्ट उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। डेनुडेशन इसके 3 पार्ट होंगे। एक होगा वेदरिंग, दूसरा होगा इरोजन और आखिर में होगा डिपोजिशन। तो डेनुडेशन को क्या कहा जाता है, अनुच्छादन, वेदरिंग को अपक्षय, इरोजन को अपर्दन और डिपोजिशन को निक्षेपण कहा जाता है इन हिंदी। तो डेनुडेशन की जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो डेनुडेशन इस वर्ड का अर्थ ही यही होता है कि रीबिल्ड मतलब जो भी एरिया है उसको रीबिल्ड करने का, उसको बिगाड़ने का, फिर रीबिल्ड करने का, इस प्रकार से ये प्रोसेस काम करता है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे डेनुडेशन कहा जाता है। और डेनुडेशन में वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन ये 3 घटक काफी एक्टिव हमें दिखाई देते हैं। तो अब यहां पर हमने इरोजेशन, यहां पे हमने डेनुडेशन इस कंसेप्ट को समझा। अब हम क्या समझते हैं, मेजर लैंडफॉर्म। जो हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप के मेजर लैंडफॉर्म है उनको बनाने का और बिगाड़ने का काम कौन कौन से एजेंट्स करते हैं, उन एजेंट्स को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो पहला है वो है रिवर लैंडफॉर्म। अब रिवर के द्वारा किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं उसको एक लाइन में हम समझेंगे, और एक लाइन लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म से किस तरह से कनेक्टेड है उसको भी यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है वाटरफॉल। अब वाटरफॉल का पूरा स्ट्रक्चर हम समझते हैं, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए यहां से एक रिवर बह रही है और इसके नीचे एक ठोस परत वाला रॉक हमें दिखाई देता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हार्ड रॉक कहेंगे, जिसके ऊपर से एक रिवर या पानी की स्ट्रीम बहती हुई हमें दिखाई देती है। तभी उसके सामने और एक रॉक हमें दिखाई देता है। ये जो रॉक किस प्रकार का रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। अगर यहाँ पे सामने हमें सॉफ्ट रॉक दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के बीच में एक जॉइंट बनता हुआ हमें दिखाई देगा। अब क्या होगा, जैसे ही रिवर जो हार्ड रॉक का सरफेस है वहां से बहती हुई जाएगी, वो यहाँ पे इरोजन करने का काम करेगी, पर ये जो रॉक है वो हार्ड होने के कारण इतना इरोड नहीं होगा। पर जो सॉफ्ट वाला रॉक है वो काफी अधिक मात्रा में इरोड होगा, और विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये पूरी तरह से यहाँ से इरोड होकर जो नदी है वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड टर्न होगी। इस प्रकार से वो डाउनवर्ड टर्न बनाएगी, अपना एंगल चेंज करेगी और इस तरह से बहने लगेगी। जहां ये ऊपर वाले एरिया से जैसे ही यहाँ पे वाटर गिर रहा है, तो ये जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, उसे हम वाटरफॉल समझेंगे। तब अब ये तो हमने प्रोसेस देखी कि वाटरफॉल जो होते हैं वो लगभग ज्यादा मात्रा में हमें माउंटेन एरिया में दिखाई देते हैं। जो अर्थ के जो 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स, जो अपर वाला जो कोर्स होता है उस कोर्स में सबसे ज्यादा हमें ये वाटरफॉल्स दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी में कुछ वाटरफॉल्स के नाम दिए गए हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम एक बार
देखते हैं। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? वो है एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल जो कि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अब ये एंजल वाटरफॉल कहां पे है? जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वहां पे वेनेजुला नामक एक देश है। उस देश में हमें एंजल वाटरफॉल दिखाई देता है जो कि विश्व का सबसे हाइट की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल है। उसी समय एक नायगरा वाटरफॉल भी हम देखते हैं। नायगरा वाटरफॉल, ये जो नायगरा वाटरफॉल है वो हमें यूएसए, अमेरिका और कनाडा इनके बॉर्डर पे देखने को मिलता है। तो यूएस और कनाडा किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो वो है उत्तर अमेरिका। और एक तीसरे नंबर का वाटरफॉल है, उसे कहा जाता है विक्टोरिया वाटरफॉल। और ये कहां पाया जाता है? ये हमें साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो देखिए, एंजल वाटरफॉल वेनेजुला जो राष्ट्र है साउथ अमेरिका में वहां पे है। नायगरा वाटरफॉल नॉर्दर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे, यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर का एरिया है वहां पे ये हमें पाया जाता है। और विक्टोरिया वाटरफॉल हमें साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे पाया जाता है। ये एक फैक्चुअल डाटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको इसको रिमाइंड करना है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और उसी तरह से उसको समझकर अपने दिमाग में इसको पूरी तरह से फिट कर लेना है। तो यहाँ पे पहला लैंडफॉर्म रिवर के द्वारा बनाया गया था वाटरफॉल, उसको हमने समझा। अब रिवर के द्वारा बनाया गया दूसरे नंबर का जो लैंडफॉर्म है उसको हम समझते हैं, जिसे हम मियांडर कहेंगे, जिसे मियांडरिंग भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे मियांडर। अब मियांडर क्या होते हैं? देखिए, जैसे ही जो हमारी रिवर है लोअर कोर्स में आएगी और या प्लेन एरिया में आएगी, वो मियांडरिंग करना चालू करेगी। मियांडरिंग किस प्रकार से होगी? देखिए, इस प्रकार के शेप में आपने रिवर को बहते हुए देखा होगा कई बार, और अंत में जाकर वो यहाँ सागर से मिल जाती है। तो ये जो स्नेक के जैसा शेप यहाँ पे बना हुआ है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मियांडरिंग कहेंगे। इसे हम मियांडरिंग कहेंगे। तो इस प्रकार का शेप कहां पे बनता है? जो प्लेन एरिया बनता है, जहां पे जो लैंड्स होती है वहां पे लैंड की जो स्टीपनेस होती है वह काफी कम होती है। उसके कारण जो रिवर्स की स्पीड होती है काफी कम हो जाती है और वहां पे वो इस प्रकार से मियांडरिंग करती है और इस प्रकार का शेप बनाती है। देखिए, अब यहाँ पे शेप बनाती जाती है और यहाँ पे एक दूसरा लैंडफॉर्म वो बनाती है। क्या होता है? जैसे जैसे रिवर यहाँ से बहनी चालू हो जाती है, तो इस वाले एरिया में मान लीजिए रिवर यहाँ से बह रही है इस दिशा में, तो इस वाले एरिया को इरोड करेगी। उसी समय जब इस दिशा से यहां तक रिवर आ जाएगी, वो इस दिशा को, इस एरिया को इरोड करेगी। अब ये इरोजन की प्रोसेस चलती ही जाएगी और एक समय ऐसा आएगा रिवर इरोजन करते करते इस एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेगी और दोनों एरिया को एक साथ कनेक्ट कर देगी। और ये जो रिवर है, जो अपना जो ये स्नेक लाइक जो पथ है उससे ना जाती है, वो स्ट्रेट फिर से बहना चालू कर देगी। और यहाँ पे जो भी लैंडफॉर्म बनता है
तो उस प्रकार का जो लैंडफॉर्म होता है उसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। देखिए यहां पे वाटर होता है और उसे क्या क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक या उसे कहा जाता है कट ऑफ लेक, ये दूसरा भी नाम भी उसके है, कट ऑफ लेक। इन दो नामों के द्वारा या हिंदी में उसे चाप झील भी कहा जाता है। पहले हमने मिएंडरिंग देखा, मिएंडरिंग के बाद ये ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक इसको देखा। तो इस प्रकार से जो रिवर है क्या करते हैं, पहले मिएंडरिंग करती है और मिएंडरिंग के बाद जो लूप एरिया आखिर में बनता है उस लूप एरिया को कट करती हुई जाती है और फिर से एक लैंडफॉर्म बनाती है जिसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक या कट ऑफ लेक जिसे कहा जाता है। अब कट ऑफ लेक यहाँ पे बनने के बाद जो रिवर क्या करती है, आगे चलकर फ्लड प्लेन्स भी बनाती है। ये फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं इसको हम जरा समझते हैं। मान लीजिए ये रिवर का चैनल है, मतलब ये एक रिवर है, यहाँ पे ये ओशंस है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। तो ये माउंटेन वाले एरिया से रिवर यहाँ पे मैदान के एरिया में आ जाती है। अब यहाँ पे मैदान के एरिया में आने के बाद क्या होगा, जो रिवर्स की स्पीड होगी वो कम होगी। उसी समय जो माउंटेन वाला एरिया है वहां से काफी अधिक मात्रा में अवसाद या सेडिमेंट्स रिवर ने क्या किए होंगे, इरोड किए होंगे और उनको कैरी कहाँ किया होगा, इस जो मैदान वाला समतल एरिया है वहां पे उसने कैरी किया होगा। अब क्या होगा, काफी अधिक मात्रा में, मान लीजिए काफी अधिक मात्रा में बरसात हुई, उसके कारण जो रिवर की वाटर लेवल है वो वाटर लेवल काफी बढ़ गई। अब जो रिवर की जो मेन चैनल में जो वाटर की होल्डिंग है वहां पे वो उसको होल्ड नहीं कर पाती, तो क्या होगा, जो आसपास का इलाका है उस आसपास के इलाके में जो वाटर है वो क्या करना, वो स्प्रेड होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से वो प्रसारित होगा आसपास के इलाके में। जो ये जो लाइन है ये तो जो हमारा रिवर है उसका मेन चैनल है, मेन रिवर है, लेकिन बाढ़ के कारण, ज्यादा बरसात के कारण यहाँ पे बाढ़ आती है और ज्यादा पानी जो है वो अर्थ के आसपास के जो हमारा रिवर है, सॉरी, जो हमारा रिवर है उसके आसपास के एरिया में जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब क्या होगा, बाढ़ आ गई है, आसपास के एरिया में रिवर का पानी घुस चुका है। अब क्या होगा, जो रिवर के पानी के साथ जो भी अवसाद है, जो भी सेडिमेंट है वो भी आसपास के एरिया में डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे और आसपास के एरिया में वो भी स्प्रेड होंगे। अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, बरसात रुकेगी, जो रिवर फ्लडेड रिवर है उसका जो बाढ़ है उसकी बाढ़ कम हो जाएगी और जो वाटर एरिया है वो वाटर एरिया इसी मेन चैनल तक ही सीमित रहेगा। और जो आसपास का एरिया है जहां पहले बाढ़ आई हुई थी वहां पे क्या होगा, जो सेडिमेंट्स होंगे वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, सेडिमेंट डिपोजिशन यहाँ पे होना चालू होगा। तो मान लीजिए इस एरिया में बाढ़ के बाद डिपोजिशन हुआ, किसका, सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ। तो जो ये जो एरिया है तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम फ्लड प्लेन्स कहेंगे, फ्लड प्लेन्स कहेंगे। जो पूर्व के बाढ़ के द्वारा बनाए गए मैदान, इन्हें हम कहेंगे। तो ये एक लैंडफॉर्म किसके द्वारा बनाया जाता है, ये एक लैंडफॉर्म बनाया जाता है रिवर के द्वारा। तो यहां पे हमने फ्लड प्लेन्स को भी समझा। अब हम आगे बात करते हैं डेल्टाज की। डेल्टा किस प्रकार से बनते हैं, फिर से हम यहां पे रिवर लेंगे। मान लीजिए इस माउंटेन से रिवर इस प्रकार से बह रही है और ये समतल एरिया यहाँ पर मैदान के एरिया में इस प्रकार से यहाँ पे आई है और यहाँ पे एक समुद्र है या यहाँ पे एक ओशन है और उससे आकर वो यहाँ पे हमें मिलती हुई दिखाई देती है, ओशन। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेन चैनल ऑफ द रिवर, मेन चैनल ऑफ रिवर।
अब क्या होगा, यहाँ से जो रिवर है वो बहुत सारी डेब्रिज को इरोड करेगी और उसको कैरी कहाँ करेगी, यहाँ पे जो मैदान वाला इलाका है वहाँ पे उसको कैरी करेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे आने के जो समतल एरिया है वहाँ पे जो स्लोप ऑफ रिवर है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा होने के कारण जो रिवर की जो स्पीड थी काफी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे स्लोप ना के बराबर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो रिवर की स्पीड होती है वो काफी कम हो जाती है, घट जाती है। अगर यहाँ पे रिवर्स की स्पीड काफी कम होती है, सॉरी, यहाँ पे रिवर्स की स्पीड कम होने के कारण उसकी जो अवसाद होल्डिंग कैपेसिटी है या उसकी जो सेडिमेंट को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है। अब वो क्या करती है, जो सेडिमेंट उसके साथ होते हैं उसको वो होल्ड नहीं कर पाती या उसको वो आगे कैरी नहीं कर पाती, तो वो क्या करेगी, इसी एरिया में, इसी मेन एरिया में उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करना चालू कर देगी। अब देखिए ये जो मेन चैनल है यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गई है। अब मेन चैनल में सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे मेन चैनल ब्लॉक हो गया है। अब मेन चैनल ब्लॉक होने के कारण अब जो वाटर रिवर के अंदर है वो क्या करेगा, वो अपना एक दूसरा चैनल यहाँ से बनाएगा और दूसरे चैनल से वो सागर से जाकर मिलेगा। अब विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इस चैनल में भी इस प्रकार से सेडिमेंट बनते हुए, इस चैनल यहाँ पर भी इस प्रकार से सेडिमेंट डिपॉजिट होते हुए हमें दिखाई देंगे। उसमें तो डिपॉजिट होंगे ही, उसके आसपास का जो किनारवर्ती एरिया है वहां पे भी डिपॉजिट होंगे। यहाँ से दूसरी एक रिवर निकलेगी, मेन रिवर की स्ट्रीम निकलेगी, उसके आसपास भी इस प्रकार से सेडिमेंट बनते हुए निकलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार से ये प्रोसेस विद द पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़ता ही जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट सेडिमेंट बनते जाएंगे। देखिए ये जो मेन रिवर है, मेन रिवर से जो ये दूसरी रिवर्स छोटी छोटी वितरिकाएं निकल रही है या छोटी छोटी स्ट्रीम निकल रही है, उनको का हिंदी में कहा जाता है वितरिका, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो मेन रिवर से जो छोटी छोटी दूसरी रिवर निकलती है, जो सागर से जाकर मिलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। और सहायक नदियां वो नदियां होती है जो मेन नदी है उसमें उससे आकर मिलती है, उसे सहायक नदियां कहा जाता है। और जो मेन नदी से दूसरी तरफ निकलने वाली जो नदियां है उसे कहा जाता है वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज, उन नदियों को कहा जाता है। अब क्या होगा, तो देखिए, तो ये पूरा एक लैंडफॉर्म हमें बनता हुआ दिखाई देता है। पहले यहाँ पे मेन रिवर थी, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली, वितरिकाएं निकली, और वितरिका के आसपास के एरिया में भी काफी अधिक मात्रा में औसत जो है वो जमा होते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद जो लैंडफॉर्म इस प्रकार का एक वी कैन से त्रिभुजाकार लैंडफॉर्म हम देखते हैं, तो उसे कहा जाता है डेल्टा। इस प्रकार का लैंडफॉर्म खेती के लिए काफी उपजाऊ होता है। इस प्रकार के लैंडफॉर्म में बहुत अच्छी प्रकार से खेती की जाती है और इस प्रकार का लैंडफॉर्म मानवीय दृष्टि से काफी बेनिफिशियल और उपजाऊ पाया जाता है। जो हमारा सुंदरबन जो डेल्टा है वो इसी प्रकार का एक डेल्टा इसी प्रकार एक डेल्टा उसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की रिवर से बनने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो लैंडफॉर्म है उसकी यहाँ पे हमने बात की। तो उसमें हमने कौन कौन से लैंडफॉर्म देखे, सबसे पहले हमने देखा वाटरफॉल, उसके बाद हमने देखी मिएंडरिंग, उसके बाद हमने देखा ओस्बो लेक के बाद हमने क्या देखा, ओस्बो लेक के बाद हमने डेल्टा देखा। और हाँ, ये सारी चीजें ये सारे लैंडफॉर्म हमने देखे जो कि रिवर ने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम वो लैंडफॉर्म देखेंगे जो सी वेव्स के द्वारा बनाए गए हैं। सी वेव्स लैंडफॉर्म्स। देखिए
यहाँ पे जो सी वेव जो लैंडफॉर्म बनाएगी ना, उसका भी एक कनेक्शन है। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है सी केव्स। सी केव्स, मान लीजिए यहां पे ये सी है और यहां पे इस प्रकार से एक किनारवर्ती एरिया में इस प्रकार से एक पहाड़ हमें दिखाई देता है जो कि स्टोन से बना हुआ है। यहां पे क्या होगा, जो सी की वेव्स होती है वो क्या करेंगी, जो पहाड़ है उससे आकर टकराने लगेगी और टकराने से यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से एक क्रैक यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब ये सी वेव उस क्रैक से जाकर भी टकराएंगी और ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोसेस है वो बार बार होने के कारण, कई दिनों तक होने के कारण क्या होगा, ये जो क्रैक्स है यहाँ पे उसका आकार इस तरह से बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। और जैसे ही ये जो क्रैक्स है वो बढ़ते जाते हैं तो इसमें जो बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे, वहां पे जो वाटर है वो क्या होगा, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना शुरू होगा और जैसे ही ये वाटर अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगा वहां पे एक केव लाइक स्ट्रक्चर, गुहा के जैसा स्ट्रक्चर हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सी केव्स कहेंगे। अब देखिए सी केव, जो यहाँ पे हमने सी केव्स या समुद्र की गुफाएं, समुद्र द्वारा निर्मित गुफाओं, इसकी बात की। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये बीच में ही एक रॉक है समुद्र के बीच में और इसका जो ये पीछे वाला ये जो पार्ट है, वहां भी ये पीछे वाला पार्ट, ये बैक का पार्ट, वहां पे भी सागर का पानी है। तो क्या होगा, यहां से इस तरफ से तो जो वेव है वो तो रॉक को ब्रेक करेगी, इस केव को बड़ा करने का काम करेगी। जो दूसरी तरफ उसके पीछे वाला जो एरिया है वहां से भी जो सी वेव्स है वो भी अपनी गतिविधियां है वो भी वहां से भी चालू रहेगी और दोनों तरफ से क्या होगा, एक प्रकार से यहां से अगर हम देखें तो उस तरफ का सी हमें दिखाई देता है या इस एरिया से हम उसके पीछे वाले एरिया में भी जा सकते हैं। एक प्रकार से जो एक अर्च तैयार होता है, तो ये वाला एरिया यहाँ पे भी सी हमें दिखाई देता है और आगे भी हमें सी दिखाई देता है और यहाँ से हम इंटर करें जो पिछले वाला एरिया है वहां पे भी हम आसानी से पहुंच जाते हैं। उस प्रकार का जो लैंड फॉर्म होता है उसे कहते हैं सी अर्च। तो दूसरे प्रकार का लैंड फॉर्म कौन सा है, वो है सी अर्चस। अब यहाँ पे सी अर्चस हुआ। अब क्या होगा, विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जो ये सी वेव्स की जो एक्टिविटीज है, जो प्रोसेस है वो चालू रहेगी, वो क्या थमने वाली नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये रूफ वाला जो एरिया है वो रूफ वाला एरिया यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस प्रकार से एक कॉलम हमें खड़े हुए दिखाई देंगे जे सागर में। तो इन कॉलम को क्या कहेंगे, इन कॉलम्स को हम क्या कहेंगे, इनको स्टैक्स कहेंगे, सी स्टैक्स, सी टैक्स। तो ये वाला जो एरिया है इसे सी टैक्स कहेंगे। केव किसको कहेंगे, इस प्रकार से जो भी स्ट्रक्चर था उसे केव कहेंगे, यहां पे आर, और इस प्रकार से सेम लाइक केव के जैसे स्ट्रक्चर पर उसकी दूसरी तरफ भी हमें समंदर दिखाई देता है, उसकी दूसरी तरफ हमें ओशन दिखाई देता है, उसे सी अर्च कहेंगे। और सी स्टैक्स किसे कहेंगे, इस प्रकार सा जो सी अर्च है उसका जो रूफ गिरने के बाद, कोलैप्स होने के बाद इस प्रकार से जो वाटर बॉडी में इस प्रकार का लैंडफॉर्म हमें दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सी स्टैच उसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो सी की वेव की उसके द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म की हमने बात की, और एक लैंडफॉर्म की यहाँ पे हम बात करते हैं क्लिफ, सी क्लिफ। सी क्लिफ। अब सी क्लिफ क्या होती है, मान लीजिए ये किनारवर्ती एरिया में इस प्रकार से माउंटेन है और यहां से सी या ओशन यहां पे है। तो क्या होगा,
जो सी की जो वेव्स है वो क्या करेगी, जो माउंटेन कहाँ पे है, जो किनारवर्ती एरिया में और कोस्टल एरिया में जो माउंटेन पाया जाता है उसको इरोड करने का काम करेगी। जैसे ही उसको हम समझने के लिए दूसरी आकृति बनाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार से ये माउंटेन और यहाँ पे हमें सी दिखाई देता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सी है, सी या समंदर है। तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक वाटर है। तो क्या होगा, जो सी की वेव्स है वो क्या करेगी, जो ये कोस्टल एरिया है यहाँ पे जो स्टीप पार्ट है उसको इरोड करने का काम करेगी। विद द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो आपको थोड़ा स्लोप दिख रहा है उस स्लोप को भी ये सी वेव इरोड करेगी और इस एरिया को इस तरह से पूरी तरह से स्टीप बना देगी और इस प्रकार से एक स्ट्रेट या स्टीप तटवर्तीय इलाका आपको देखने को मिलेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सी क्लिफ, जो एक क्लिफ की तरह हमें दिखाई देता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सी क्लिफ। जो ओशन वेव्स है, जो सी की जो वेव्स है उसके द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म हमने देखे, उसमें से सी केव था, सी अर्च था, सी स्टैक्स था और सी क्लिफ हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हम दूसरा जो एक्सोजेनिक एजेंट है उसकी हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे दो चीजों की बात की, एक तो रिवर द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म या वाटर द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म, दूसरे हमने सी द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म। अब हम बात करेंगे लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं। लैंडफॉर्म्स, पहले इस ग्लेशियर को हम समझते हैं। ग्लेशियर हम किसे कहेंगे, तो ग्लेशियर को अगर हमें समझना है तो एक चीज आपको ध्यान में देनी है, ग्लेशियर हम किसे कहेंगे, इट्स अ स्नो रिवर। स्नो की जो भी रिवर होती है, बर्फ की जो भी नदी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ग्लेशियर कहेंगे। इस प्रकार की ग्लेशियर, इस प्रकार की स्नो की रिवर हमें माउंटेन एरिया में, जो हिमालय जैसा बड़े बड़े माउंटेन है वहां पे दिखाई देते हैं। उसी समय जो हमारा पोलर एरिया है, अंटार्कटिक, आर्कटिक, वहां पे भी हमें काफी अधिक मात्रा में स्नो ग्लेशियर देखने को मिलती है। जो हमारे इंडिया में सियाचिन स्नो ग्लेशियर, उसके बारे में आपने न्यूज में काफी बार सुना होगा। तो ये स्नो ग्लेशियर वहां पे होती है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक प्रकार से ये एक पूरी की पूरी स्नो की ग्लेशियर है। तो ये क्या करेगी, विद द स्लोप, माउंटेन से का जो स्लोप है उसके साथ ये आगे आगे बढ़ना चालू करेगी। और जैसे ही यहाँ पे वो वैली में ये आएगी, वहां पे एक डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर वो बनाएगी। इस प्रकार से एक डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर बनाएगी। अब यहाँ से इस चैनल से तो स्नो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, उसी समय इसके बॉटम वाला एरिया और उसके साइड, दोनों साइड की, बोथ साइड में जो भी एरिया है उस एरिया को, वहां की जो मिट्टी है और जो रॉकी पार्ट है उसको भी इरोड करने का काम कौन करेगा, ये स्नो करेगा। इस रिवर से जो स्नो बह रहा है वो करेगा। और एक समय में यहाँ पे एक डिप्रेस एरिया वो स्नो बनाएगा। और क्या होगा, जब समर का सीजन आएगा, समर के सीजन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी बर्फ जमा हुई है वो मेल्ट होनी, वो यहाँ पे जो भी बर्फ है वो मेल्ट हो जाएगी, या यहाँ पे जो भी बर्फ है वो पिघल जाएगी और यहाँ पे पानी की एक झील बनती हुई हमें दिखाई देगी, या उसे हम हिम झील भी कह सकते हैं, या हिम और क्या स्नो लेक भी जिसे हम कह सकते हैं। अब क्या होगा, देखिए जो डिफरेंट आकार के कंकड़, मिट्टी, पत्थर, जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, ये जो स्नो ग्लेशियर होती है वो खुद के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। मान लीजिए यहाँ तक
वो सारा एरिया, वो सारा मटेरियल जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, या और कोई भी चीजें जो स्नो ने खुद के साथ कैरी किया है और यहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट किया है। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्नो लाइन खत्म होगी। स्नो लाइन वो होती है जिस लाइन के ऊपर हमें बर्फ दिखता है और जिस लाइन के नीचे हमें जमीन बनती हुई दिखाई देती है, जमीन दिखती है, और जिस लाइन के नीचे हमें बर्फ की जो परत है वो दिखाई नहीं देती, उसके और स्नो की परत और स्नो की परत नहीं है, ऐसा एरिया के बीच में जो एक जोन होता है, जो एक लाइन हमें बनती हुई दिखाई देती है, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, उसे स्नो लाइन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्नो लाइन पे हमारा ये ग्लेशियर आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी पत्थर कंकर और जो कुछ भी मटेरियल इस ग्लेशियर ने अपने साथ लाया है वो क्या करेगी, वो यहाँ पे यहीं पे उसको डिपॉजिट करने का काम करेगी। और यहाँ से जो मेल्टिंग वाटर है, जो पिघला हुआ पानी है, वो क्या करेगा, बहकर जाकर ओशन से जाकर मिलेगा। ये जो सारा मटेरियल यहाँ पे स्नो या ग्लेशियर ने आके छोड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोरेन। उसे क्या कहेंगे हम, मोरेन। उसे हम मोरेन कहेंगे, या उसे हम हिंदी में हिमोड़ कहेंगे। हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे, हिमोड़। मोरेन एक प्रकार से जैसे सेडिमेंट्स हम रिवर में कहते हैं, उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये स्नो या ग्लेशियर की जो रिवर है उसमें उसमें पाए जाने वाले सेडिमेंट्स है, जिन्हें हम मोरेन्स कहते हैं। और इसमें देखिए, जो रिवर में जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, दे आर लार्जली इन अ स्मॉलर शेप और इन अ फाइन, बट यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स दिखाई देते हैं, दे कैन बी स्मॉल, दे कैन बी लार्ज। तो इनका एक पर्टिकुलर टाइप का शेप नहीं होता। यहाँ पे वैरायटी टाइप ऑफ मोरेन या वैरायटी टाइप ऑफ सेडिमेंट यहाँ पे हमें दिखाई मिलते हैं। कहाँ पे, ग्लेशियर, जिसे हम स्नो रिवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की ग्लेशियर द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विंड्स के द्वारा बनाए गए डिफरेंट लैंडफॉर्म की, या विंड्स किस प्रकार से किस एरिया में एक्टिव एजेंट का काम करती है। तो विंड के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म, विंड लैंड फॉर्म्स। देखिए, जो विंड, ये जो एजेंट है, जो लैंडफॉर्म, जिसे हम जो कि एक्सोजेनिक फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो कहां पे एक्टिव होता है, वो डेजर्ट एरिया में काफी अधिक मात्रा में एक्टिव होता है। डेजर्ट एरिया में ज्यादा एक्टिव होने का उसका क्या रीजन है, डेजर्ट एरिया का जो एटमॉस्फेयर है वो किस प्रकार से होता है, वो ड्राई होता है और वो हॉट होता है। मतलब यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर होता है, जो भी हवा होती है, वहां पे जो मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर काफी कम मात्रा में होने के कारण यहाँ पे जो ये विंड है वो काफी एक्टिव मात्रा में एरिया को इरोड करने का या इसका इरोजन करने का काम करती है। अब देखिए, जो ये विंड है वो किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनाती है। आपने सैंड डून्स के बारे में सुना होगा। सैंड डून्स किस प्रकार से होते हैं, सैंड डून्स। देखिए, इस प्रकार की कुछ पहाड़ियां आपने कहां पर देखी होगी। इस प्रकार की कुछ पहाड़ियां आपने राजस्थान या थर वाला जो एरिया है वहां पे इस प्रकार के कुछ लैंडफॉर्म आपको दिखाई देते हैं, जो पहाड़ी टाइप होते हैं। जो छोटी छोटी पहाड़ियां वो किससे बनी होती है, जो रेत से बनी हुई छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, छोटी छोटी रेत से बनी हुई पहाड़ियों को सैंड डून्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो विंड के द्वारा बनाया गया लैंडफॉर्म कौन सा है, सैंड डून्स वाला एक लैंडफॉर्म है। वहां पे एक मशरूम टाइप का एक रॉक हमें दिखाई देता है डेजर्ट एरिया में। तो मशरूम टाइप वाला रॉक किस प्रकार से होता है, देखिए, जो टॉप का एरिया होता है
वो इस प्रकार से वहां पे देखा है। तो ये जो है इसे मशरूम रॉक हम कहेंगे, मशरूम रॉक। अब ये मशरूम रॉक होने का कारण क्या है? देखिए उसके दो रीजन होते हैं। एक पहला रीजन, या तो जो अपर वाला जो टॉप का पार्ट है वो हार्ड रॉक से बना हुआ हो सकता है ये, और दूसरी बात जो नीचे वाला जो बेस का जो एरिया है वो सॉफ्ट रॉक से जब बना हुआ होता है तब इस प्रकार की टोपोग्राफी या इस प्रकार का लैंडफॉर्म हमें डेजर्ट एरिया में बनता है। विंड के कारण क्या होता है, जो सॉफ्ट रॉक होता है वो काफी अधिक मात्रा में इरोड होता है, काफी अधिक मात्रा में उसका इरोजन होता है एज कंपेयर टू हार्ड रॉक, और इस प्रकार की टोपोग्राफी हमें वहां पे दिखाई देती है। उसी समय जो कंकड़ की मात्रा होती है, जो कि एक उसे हम क्या कहेंगे, जो वेपन्स ऑफ द विंड क्या होते हैं, जो छोटे छोटे वालू के कण होते हैं या छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, वो जो सरफेस के आसपास का एरिया होता है वहां पे वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, और वो ज्यादा मात्रा में जो कंकर है वो ये नीचे वाले एरिया में ही जाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टकराएंगे और इसी एरिया को वो इरोड करने का काम करेंगे, जिसके कारण इस टाइप मशरूम टाइप रॉक हमें वहां पे जो डेजर्ट एरिया है वहां पे हमें देखने को मिलता है। और आखिरी में इस लेक्चर के हम लोएस्ट की जो मिट्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे लोएस्ट सॉइल। अब ये लोएस्ट सॉइल क्या होती है? देखिए ये जो लोएस्ट सॉइल होती है वो काफी उपजाऊ होती है। अगर यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी को हम प्रोवाइड करें तो वहां पे ये जो सॉइल होती है काफी उपजाऊ होती है, वहां पे काफी अधिक मात्रा में हम खेती से प्रोडक्शन और खेती से उत्पादन निकाल सकते हैं। अब ये लोएस्ट जो मिट्टी है वो किस प्रकार से बनती है? देखिए मान लीजिए ये जो एरिया है वो डेजर्ट का एरिया है। जब कभी विंड इस दिशा से बहेगी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट बहेगी, वो क्या करेगी, उसके साथ कुछ कंकर को अपने साथ कैरी करना शुरू कर देगी। लेकिन कुछ ही ऐसे कंकर हो गए जो कि काफी फाइन हो गए, काफी छोटे छोटे होंगे, वो क्या करेंगे, काफी बड़ा और लंबा डिस्टेंस तय करेंगे, कैरी करेंगे और एक जगह आकर वो इस प्रकार से सेटल हो जाएंगे। जो फाइन जो वेरी फाइन जो सूक्ष्म जो पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा उन फाइन पार्टिकल का एक दूसरे दूर की जगह पर जब डिपोजिशन होता है तो वहां पे जो बनने वाली मिट्टी होती है, वहां पे बनने वाली मिट्टी लोएस्ट टाइप की मिट्टी होती है, जो कि काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। और इस प्रकार की मिट्टी हमें कहां पे देखने को मिलेगी? इस प्रकार की मिट्टी हमें जो चीन का एरिया है, जो चाइना का एरिया है, वहां पे इस प्रकार की मिट्टी काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अवर चेंजिंग और जो हमारे एनसीईआरटी 7वीं क्लास का ज्योग्राफी का तीसरा जो लेक्चर है उसको हमने देखा। देखिए इस लेक्चर में हमने बहुत सारे एजेंट्स देखे, जिनमें थे एक्सोजेनिक फोर्सेस देखी और एंडोजेनिक फोर्सेस की, उनकी वजह से किस तरह से हमारा अर्थ का जो सरफेस है वहां पे हमें चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।